अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड स्वागत है आप सबका आज के एक और नए धमाकेदार और ज़बरदस्त वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं द वैसोप्रेसिन के बारे में, जहां मैं बेटा आपको बताऊंगा कि जो वैसोप्रेसिन है ये ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन करता है, ये आपकी किडनीज की फंक्शन को कैसे रेगुलेट करता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वीडियो में आ गए हो, अब बेटा स्किप करने की गलती नहीं करना। क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स अपना एग्जाम खत्म करते हैं, वो सोचते हैं कि हम आज़ाद हो गए, चले अब घूमने चलते हैं, अब बेटा थोड़ा रील्स देखते हैं। यही बेटा आप गलती करते हो, यही पे बेटा आप चौंक जाते हो कि जो सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल पीपल में बेटा अंतर होता है ना, वो यही होता है कि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो अपने लेजर टाइम को बेटा प्रोडक्टिव बनाते हैं, वो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप वीडियो पे आ गए हो, स्किप करने का नहीं। एग्जाम खत्म करने के बाद आपकी रेस खत्म नहीं होती, जो ही एग्जाम खत्म होता है उसके बाद बेटा आपकी रेस शुरू होती है, एक नई शुरुआत होती है। अब एग्जाम खत्म होने के बाद अब ये ना सोचो कि रील्स देखेंगे, बल्कि ये सोचो कि इस टाइम को बेटा मैं कैसे प्रोडक्टिव टाइम बनाऊंगा। तो चले इस टाइम को प्रोडक्टिव टाइम बनाते हैं और सक्सेसफुल लोगों में शुमार होते हैं और देखते हैं कि ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या होता है और ये अपना काम कैसे करता है। क्लियर? तो चलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जब हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड एज, इट इज आल्सो, शाबाश, इट इज आल्सो कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन। इट्स आल्सो कॉल्ड एज बेटा वैसोप्रेसिन। इसको एक और नाम से जाना जाता है वैसोप्रेसिन, या इसे हम बेटा कहते हैं AVP। AVP का मतलब होता है आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। इसके बाद दूसरी बात अगर आप याद रखेंगे वो ये है कि जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है ये बेटा एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। क्या होता है? पेप्टाइड हार्मोन होता है जो बेटा 9 अमीनो एसिड्स का बना होता है। कितने अमीनो एसिड्स का? 9 अमीनो एसिड्स का। इससे पहले के वीडियो में हमने ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ा था और हमने कहा था कि ऑक्सीटोसिन इज अ, शाबाश, ऑक्टापेप्टाइड हार्मोन। क्लियर? लेकिन आज हम कहते हैं कि ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये भी बेटा एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन का मतलब ये अमीनो एसिड्स का बना होता है। और कितने अमीनो एसिड्स का बना है? 9 अमीनो एसिड्स का बना होता है। तो मैंने पहले कहा कि ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है इट इज आल्सो कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन और इट इज आल्सो कॉल्ड एज AVP, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। इसके बाद मैंने कहा कि ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है ये एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, यानी ये अमीनो एसिड्स का बना होता है। कहां पे बनता है? इट इज फॉर्म्ड या इट इज प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस। शाबाश, it is produced in hypothalamus, शाबाश बेटा, हाइपोथैलेमस। और बेटा स्टोर कहां पे होता है? stored in posterior pituitary gland and is stored in the posterior pituitary gland। कहां पे स्टोर होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में सिर्फ 2 हार्मोन्स बेटा स्टोर होते हैं, एक बेटा आपका ऑक्सीटोसिन और दूसरा बेटा आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब बेटा मेरी और नजर रखेंगे आप, ये जो आपका हाइपोथैलेमस है यहां पे 2 बेटा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। देयर आर वेरियस न्यूक्लियाई प्रेजेंट विद इन द हाइपोथैलेमस और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई होते हैं जिसमें हमारा सबसे पहले आता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, और दूसरा बेटा आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई,
पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। अब ये जो न्यूक्लियाई होते हैं यही बेटा आपके हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ये कैसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन को प्रोड्यूस करेंगे? क्या हर वक्त प्रोड्यूस करता रहता है या कभी कभार प्रोड्यूस करता रहता है? अब मेरी और नजर रखेंगे आप, ये जो आपका हाइपोथैलेमस है ना, यहां पे बेटा बहुत सारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बात करो क्या पाए जाते हैं बेटा? बहुत सारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिन रिसेप्टर्स को बेटा हम ऑस्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? दीज रिसेप्टर्स आर कॉल्ड एज ऑस्मो रिसेप्टर्स। और इनमें कुछ इंपॉर्टेंट किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारा आता है OVLT, OVLT, और दूसरा बेटा आता है SFO। OVLT का मतलब होता है, यहां पे मैं लिखने की कोशिश करूं, OVLT का मतलब होता है बेटा, कहां लिखूं? OVLT का मतलब होता है ऑर्गेनम वैस्कुलोसम, ऑर्गेनम वैस्कुलोसम लैमाइना टर्मिनालिस, ऑर्गेनम वैस्कुलोसम लैमाइना टर्मिनालिस। और इसके बाद दूसरा आता है आपका SFO। SFO का मतलब होता है सब फॉर्निक्यूलर ऑर्गन, सब फॉर्निक्यूलर बेटा ऑर्गन। क्लियर? तो ये बेटा आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। जब ऑस्मो रिसेप्टर्स बेटा एक्टिवेट होते हैं, ये ऑस्मो रिसेप्टर्स बेटा इसको सिग्नल भेजेंगे, अरे भाई एक्टिवेट हो जा, और ये बेटा सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई एक्टिवेट हो जाते हैं, और बेटा आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बेटा कब एक्टिवेट हो जाएंगे? जब ये एक्टिवेट होंगे तभी ये इनको स्टिमुलस दे पाएंगे। अगर ये एक्टिवेट नहीं है, ये स्टिमुलेट इनको दे नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑस्मो रिसेप्टर्स कब एक्टिवेट होते हैं और कैसे एक्टिवेट होते हैं। जब हमें इस चीज का अंदाजा हो जाए, इस चीज के बारे में हमें पता चले कि बेटा ऑस्मो रिसेप्टर्स कैसे एक्टिवेट होंगे, हमें सारी कहानी बेटा आराम से समझ आएगी। क्लियर? तो चले देखते हैं कि ये कैसे एक्टिवेट होते हैं। बेटा आप देखते हैं कि कैसे ऑस्मो रिसेप्टर जो है एक्टिवेट होते हैं। दो कंडीशन में बेटा ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, या बेटा आपके ब्लड का वॉल्यूम जो है या ब्लड प्रेशर जो है वो बेटा कम हो गया है, या बेटा आपके प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी जो है वो बेटा ज्यादा हो चुकी है। प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी ज्यादा हो चुकी है, यानी प्लाज्मा में जो नंबर ऑफ सॉल्यूट्स है वो ज्यादा हुए हैं एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ लिक्विड। क्लियर? यानी जो प्लाज्मा है 99% वाटर का बना होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट जो है बेटा इंक्रीज होता है, और बेटा इसमें जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो बेटा कम होता है। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट्स बेटा इंक्रीज हो गई ना, इसी को हम कहते हैं कि इसकी ऑस्मोलैलिटी बेटा ज्यादा हो गई। और अगर बेटा ऑस्मोलैलिटी ज्यादा हो गई ना, तो बेटा आपके रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। कैसे होंगे? अब मेरी ओर नजर रखें। अब आपके हार्ट से बेटा ब्लड निकला, अब आपके ब्रेन तक जाएगा, आपके ब्रेन तक जाएगा तो जाहिर सी ही बात है इसको बेटा हाइपोथैलेमस तक पहुंचना है। हाइपोथैलेमस से पहुंचता है क्योंकि यहां पे बेटा ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता, ये डायरेक्टली बेटा टच करता है रिसेप्टर्स को। और जब ये ब्लड डायरेक्टली रिसेप्टर्स को टच करेगा, सेंसिटाइज करेगा, अगर इनमें नंबर ऑफ सॉल्यूट्स ज्यादा है, यूजुअली कौन से सॉल्यूट्स बेटा? सोडियम बेटा क्लोराइड। अगर ये सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन आपके ब्लड में ज्यादा है तो इन सॉल्यूट्स की वजह से आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स बेटा एक्टिवेट हो जाएंगे। ऑस्मो रिसेप्टर्स बेटा एक्टिवेट हुई, ये ब्लड में कौन से मॉलिक्यूल्स आए? ये ब्लड में ज्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूट्स क्यों आ गए? अब ये इन सॉल्यूट कंसंट्रेशन की वजह से, हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की वजह से, हाई ऑस्मोलैलिटी की वजह से बेटा ये आपके जो रिसेप्टर्स है ये एक्टिवेट हो जाएंगे और बेटा डायरेक्टली सिग्नल भेजेंगे इस न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस साहब हमारे तो यहाँ पे कहरा मच गया, क्या हो गया? यहाँ पे तो बेटा सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। अब ये जो सुप्रावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है ये एक्टिवेट हो गया ना,
मैंने कहा कि ये जो होता है ऑस्मो रिसेप्टर होता है, अगर इसके साथ ब्लड टच कर गया, इसके पास ब्लड आ गया, लेकिन उस ब्लड में ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, तो ये बेटा एक्टिवेट हो जाएगा और सिग्नल किसको भेजेगा? सिग्नल भेजेगा बेटा न्यूक्लियस को। हाइपोथैलेमस में जो न्यूक्लियस होते क्या कहेगा कि हमारे यहाँ कहराम मच गया, हमारे यहाँ सैल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, अरे भाई कुछ मदद करो ना। तो बेटा ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और बेटा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो होता है ये बेटा एक्टिवेट हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, मदद करने के लिए बेटा एक हार्मोन को रिलीज करेगा। दुनिया उस हार्मोन को बेटा एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहती है। क्लियर? अभी तक आपके हार्ट से ब्लड निकला, ब्लड का वॉल्यूम कम, ब्लड में सैल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा, ऑस्मोलैरिटी ज्यादा, ब्लड ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन तक पहुंचने के बाद ये ऑस्मो रिसेप्टर्स के टच में आ गया, ऑस्मो रिसेप्टर्स के कांटेक्ट में आ गया, ऑस्मो रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया यहां पे सैल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। जो ही उन्होंने देखा कि सैल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो एक्टिवेट हो गए और ये बात उन्होंने इन न्यूक्लियस को बता दी। ये सिग्नल उन्होंने कहां तक पहुंचा दी? इन न्यूक्लियस को। किस न्यूक्लियस को? जो हाइपोथैलेमस में होते हैं, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। अब जब पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस को पता चला कि सैल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ब्लड का वॉल्यूम कम है, ये बेटा एक हार्मोन को वजूद में लाएंगे, ये बेटा एक हार्मोन को रिलीज कर डालेंगे। उस हार्मोन को दुनिया बेटा एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहती है। इसके बाद ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्सॉन्स के जरिए से बेटा नीचे जाएगा और यहां पे आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होगा इन सम बॉडीज। दीज बॉडीज आर बेटा कॉल्ड एज हेरिंग बॉडीज। दीज आर कॉल्ड एज हेरिंग बॉडीज। एम आई क्लियर? अभी बेटा बहुत पढ़ना है। अब मैं कंक्लूड करने की थोड़ा बहुत कोशिश करूं, उसके बाद बेटा हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल नजर रखें, हमने कहा कि ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है इसे हम एक और नाम से जानते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन। इट्स आल्सो कॉल्ड एज एवीपी, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। उसके बाद हमने कहा इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। ये एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो अमाइनो एसिड्स का बना होता है। बनता कहां पे है? ये बेटा हाइपोथैलेमस में बनता है। कैसे बनता है? इसके लिए हमने कहा कि ये बनाने के लिए ऑस्मो रिसेप्टर्स बेटा एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर्स ही बेटा इनको सिग्नल देते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर्स कब एक्टिवेट होंगे? उसके लिए बेटा हमने कहा दो कंडीशंस रेस्पॉन्सिबल होती है। कंडीशन नंबर 1 बेटा आपके ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, यानी ब्लड प्रेशर कम हो गया। कंडीशन नंबर 2 बेटा आपके ब्लड में ऑस्मोलैरिटी, आपके प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो गई, नंबर ऑफ ज्यादा हो गई। अब जब आपका हार्ट आपके ब्रेन को ब्लड पहुंचाएगा, अगर उस ब्लड में नंबर ऑफ सैल्यूट्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द लिक्विड पोर्शन, अगर उस प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो गई, मोर देन 300 मिली ऑस्मोल्स, तो अगर उससे ज्यादा हो गई ऑस्मोलैरिटी तो क्या होगा? ये बेटा आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। कौन कौन सा ऑस्मो रिसेप्टर? ऑर्गेनोवास्कुलोसम, लैमिना टर्मिनालिस एंड सबफॉर्निक्यूलर ऑर्गन। ये बेटा एक्टिवेट हो गए तो बेटा सिग्नल पहुंचा देते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस को, एक्टिवेट हो जा। ये एक्टिवेट हो जाता है और बेटा रिलीज करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि बेटा फिर ट्रांसफर होता है, ट्रैवल होता है और पहुंच जाता है आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, जहां पे ये हेरिंग बॉडीज में बेटा स्टोर होता है और वक्त आने पे यहां से ये बेटा रिलीज होता है। क्लियर? अब बेटा अपना काम कैसे करता है वो हम मैकेनिज्म में देखेंगे। ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये बेटा अपना काम कैसे करता है। मेरी और नजर रखना। ये बेटा आपका नेफ्रॉन है, किडनी में नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। बड़ा होगा आपने भाई। ये नेफ्रॉन है, इसके बेटा दो पोर्शंस होते हैं, रीनल कॉर्पसल एंड दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल में हमें क्या आता है? एक ग्लोमेरुलस होता है जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कहलाता है, और दूसरा एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर जिसे हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। इसके बाद पीसीटी, हैनलस लूप या लूप ऑफ हैनले, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट, वो ये आपका डीसीटी। क्लियर? ये जो पोर्शन है आपको कलेक्टिंग डक्ट कहलाता है, जहां पे बहुत सारे नेफ्रॉन्स बेटा
कनेक्ट करते हैं, यानी एक कलेक्टिंग डक्ट के साथ बहुत सारे नेफ्रॉन्स जुड़े होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्योंकि बहुत सारे नेफ्रॉन्स के साथ एक ही कलेक्टिंग डक्ट जुड़ा होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब देखिए कलेक्टिंग डक्ट का जो ये मेम्ब्रेन है ये सेल्स का बना होता है। चले भाई एक सेल को हम थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये सेल है यहां पे, विजुअलाइज करेंगे इस सेल को बेटा। ये एक सेल हमने यहां से उठाई और इसके हमने थोड़ा जूम किया। अब देखेंगे होता क्या है। अब देखिए यहां से आपका रिलीज हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका क्या रिलीज हुआ, हमने पहले ही प्रोड्यूस कराया क्या, आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। वो बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। यहां से बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज होगा, ब्लड में चला जाएगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, अपनी सिक्रीशन उसको ब्लड में डालता है। अब इसी तरह पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को भी कहां पे पहुंचा देगा, ब्लड में डालेगा। अब जब यहां पे जो ब्लड वेसल्स होती है उन ब्लड वेसल्स में इस हार्मोन को डालेगा और यह हार्मोन इन ब्लड वेसल्स के जरिए से या इस ब्लड के जरिए से आपके बेटा कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचता है। क्लियर। अब कलेक्टिंग डक्ट अब जब ये कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचता है वहां पे बेटा एक रिसेप्टर होता है। कहां पे, और बेटा मेरी और नजर रखना, सुना पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, यहां पे बेटा निकलती है आपकी ब्लड वेसल्स और यहां से रिलीज क्या हो गया, आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इस ब्लड वेसल के जरिए से बेटा आपके कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स तक पहुंचता है और यहां पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं इन सेल्स में। दीज रिसेप्टर्स आर कॉल्ड एज V2 रिसेप्टर्स। तो अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि सबसे पहले देखिए मेरी और नजर रखिए, सबसे पहले हमने कहा कि अगर आपके ब्लड का वॉल्यूम कम है या आपके ब्लड में ऑस्मोलैलिटी ज्यादा है, प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ फ्लूइड्स क्या है, ज्यादा है, जब वो ब्लड बेटा आपके ब्रेन तक पहुंचेगा वो बेटा आपके हाइपोथैलेमस में जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं OVLT ऑर्गेन वेस्कुलोसम लेमाइना टर्मिनलिस बेटा इसको एक्टिवेट करेगा। जब ये ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे कम ब्लड वॉल्यूम की वजह से या हाई ऑस्मोलैलिटी की वजह से, तो ये सिग्नल किसको भेजेंगे, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस को या पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस को। जब ये दो न्यूक्लियस बेटा स्टिमुलेट होते हैं ये बेटा प्रोड्यूस करते हैं एक हार्मोन कॉल्ड एज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब जब ADH रिलीज हुआ, ADH प्रोड्यूस हुआ, ये ADH बेटा एक्सॉन के जरिए से कहां पे पहुंचता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचता है। क्लियर। जहां पे ये हेरिंग बॉडीज में स्टोर होता है। इसके बाद यहां से ये रिलीज होता है और ब्लड के जरिए से ये कहां पे पहुंचता है, किडनीज के नेफ्रॉन्स तक। नेफ्रॉन्स में कहां, कलेक्टिंग डक्ट के हर एक सेल पे जहां पे रिसेप्टर होता है। ये कलेक्टिंग डक्ट है, इसकी एक एक सेल है, एक सेल को मैंने थोड़ा जूम आउट किया यहां पे। जब इस सेल तक ये ब्लड पहुंचेगा जहां पे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है ये बेटा इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, इसे हम कहते हैं V2 रिसेप्टर। अब जब V2 रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया ये बेटा एक्टिवेट करेगा G प्रोटीन को। किसको एक्टिवेट करेगा, G प्रोटीन को। यहां पे बेटा साथ ही एक और एंजाइम होता है जिसे हम बेटा कहते हैं एडेनिलाइल साइक्लेस। क्या कहते हैं, एडेनिलाइल साइक्लेस, एडेनिलाइल साइक्लेस। अब यहां पे V2 रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, इसने बेटा G प्रोटीन को एक्टिवेट किया। G प्रोटीन बेटा जो ही एक्टिवेट होता है ये बेटा स्टिमुलेट करता है एक और एंजाइम को जिसे हम कहते हैं एडेनिलाइल साइक्लेस। एडेनिलाइल साइक्लेस जब बेटा एक्टिवेट हो जाता है ये ATP को बेटा कन्वर्ट करता है इनटू साइक्लिक AMP। इट कन्वर्ट्स ATP into cyclic AMP। क्लियर। अब जब आपका साइक्लिक AMP बना तो ये साइक्लिक AMP बेटा आपके एक प्रोटीन को बेटा एक्टिवेट करेंगे, उस प्रोटीन को हम कहते हैं PKA, प्रोटीन काइनेस A, प्रोटीन काइनेस A। तो ये इसको एक्टिवेट करेंगे। साथ ही साथ होता क्या है, फिलहाल हमारा यहाँ पे PK बना, PK प्रोटीन काइनेस एंजाइम है। अब यहाँ पे जो हमारा ये है ये क्या काम करता है, यहाँ पे जो वेसिकल्स होते हैं इन सेल्स में उन वेसिकल्स में प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, ये एक सेल है ना, इसका साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे वेसिकल्स है, उन वेसिकल्स में प्रोटीन्स होते हैं। वो प्रोटीन्स पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम बेटा एक्वापोरिन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वापोरिन। क्लियर, एक्वापोरिन।
कौन सा एक्वापोरिन याद रखेंगे आप? एक्वापोरिन 1, एक्वापोरिन 1। अब क्या होता है कि ये जो पीके प्रोटीन काइनेस ए है, ये इन एक्वापोरिन्स को ट्रांसफर करता है और ये इनको फ्यूज करा देता है यहाँ पे। कहाँ पे? सपोज करिए ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये एक्वापोरिन्स आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे जुड़ जाएंगे एक्वापोरिन्स, एंड दीज एक्वापोरिन्स आर कॉल्ड एज एक्वाफोरिन 1। क्यों एक्वाफोरिन 1? क्योंकि यहाँ पे कुछ और रिसेप्टर्स बेटा आपको देखने को मिलेंगे। उन रिसेप्टर्स उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं एक्वाफोरिन 2। एक्वाफोरिन 2, ये एक्वाफोरिन 2 जो होते हैं हमेशा ओपन होते हैं, हमेशा, दे आर ऑलवेज ओपन। लेकिन ये जो होते हैं एक्वाफोरिन 1, ये सिर्फ बेटा तब ओपन होंगे, बेटा तब फंक्शन में आ जाएंगे जब यहाँ पे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा, जब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन किडनीज तक पहुंचेगा। अब जो ही ये एक्वाफोरिन यहाँ पे फ्यूज होता है, यहाँ से बेटा वाटर आएगा ना, आया ना यहाँ से वाटर, 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 यहां से बेटा वाटर आया ना। अब ये सीधे जाने के बजाय बोलेगा अरे यहां से तो जगह है, यहां से तो जगह है, यहां से तो जगह है। अब ये वाटर ये कलेक्टिंग डक्ट से नीचे नहीं बल्कि बेटा यहां नहीं बल्कि ये बेटा सेलुलर स्पेस में चला जाएगा, इंट्रा सेलुलर स्पेस में चला जाएगा। इसके बाद जब यहां पे वाटर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, यहां पे जब वाटर पहुंचा, इसको यहां जाना था, बाहर निकलना था बॉडी से, लेकिन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ने क्या किया? इसीलिए इसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं, क्योंकि वाटर को बाहर नहीं निकलने देता। बोलता है वाटर यहां से आ जा। अब जब वाटर यहां से आया, वाटर यहां से आया, अब ये वाटर यहां से, मैंने कहा ऑलरेडी यहां पे कुछ और पोर्स होते हैं जिन्हें हम एक्वाफोरिन 2 कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वाफोरिन 2। ये हमेशा ओपन होते हैं। जब यहां वाटर पहुंचता है, ये एक्वाफोरिन 2 के जरिए से बेटा आपके ब्लड में चला जाता है। दिस वाटर देन ट्रैवल्स इनटू द ब्लड। अब आपके ब्लड में वाटर पहुंचा, अब आपके ब्लड में वापस वाटर कंज्यूम हुआ, वापस वाटर पहुंचा, तो बोला आपके वाटर का ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज की डिक्रीज? अब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना। पहले ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज था, अब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। किसकी वजह से? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की वजह से। क्लियर? तो मैं अगर नटशल में कहूं, मैंने कहा कि यहां से जब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन आता है, वो बेटा वो इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। किस रिसेप्टर को? V2 रिसेप्टर, यानी वैसोप्रेसिन टाइप 2 रिसेप्टर। वैसोप्रेसिन टाइप 2 रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, जी प्रोटीन यहां पे स्टिमुलेट होगा, जी प्रोटीन स्टिमुलेट होगा, ये बेटा एडेनिलाइल साइक्लेस जो कि एक एंजाइम है उसे एक्टिवेट करेगा। जो ही एडेनिलाइल साइक्लेस बेटा एक्टिवेट हो जाता है, ये बेटा ATP को कन्वर्ट करता है साइक्लिक AMP में। जब साइक्लिक AMP बना तो बेटा ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसे हम बेटा कहते हैं प्रोटीन काइनेस ए। प्रोटीन काइनेस। अब प्रोटीन काइनेस ए जो होता है, यहां पे जो सेल्स में जो वेसिकल्स होते हैं उनमें प्रोटीन्स होते हैं जिनको मैंने कहा था एक्वाफोरिन 1, एक्वाफोरिन। ये इन एक्वाफोरिन्स को बेटा यहां से शिफ्ट करा के ये यहां पे कलेक्टिंग डक्ट के मेम्ब्रेन तक ले जाएगा। कहां तक ले जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट के मेम्ब्रेन तक। अब यहां पे ये चैनल्स आई, किसकी वजह से आई? प्रोटीन काइनेस ए की वजह से आई। वो कब आया? जब साइक्लिक AMP बना। साइक्लिक AMP कब बना? जब एडेनिलाइल साइक्लेस एक्टिवेट हुआ। वो कब एक्टिवेट हुआ? जब जी प्रोटीन ने उसको स्टिमुलेट किया। जी प्रोटीन कब स्टिमुलेट हुआ? जब V2 रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ। V2 रिसेप्टर कब एक्टिवेट हुआ? जब बेटा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यहां तक पहुंचा। तो ये सारा काम दाम किसका है? ये सारा काम जाम किसका है? ये बेटा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का कमाल है। अब यहां पे ये चैनल्स जो ओपन हो गई, ऑलरेडी यहां पे कुछ चैनल्स ऑलरेडी ओपन होती है जिन्हें हम एक्वाफोरिन 2 कहते हैं। तो ये वाटर एक्वाफोरिन 1 की चैनल, यहां एक्वाफोरिन 1 है, एक्वाफोरिन 1 के जरिए से यहां सेल्स के स्पेस में चला जाता है, यहां से चला गया सेल की स्पेस में। क्लियर? तो यहां पे जो वाटर है, ये अब वाटर यहीं पे नहीं रहेगा, ये इन ओपन चैनल्स के जरिए से कहां पे जाएगा? वो ब्लड में चला जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बेटा इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर बेटा इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन आपके ब्लड को भी बेटा मेंटेन
ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे बेटा एक और रिसेप्टर होता है, यहाँ पे बेटा एक और रिसेप्टर होता है। ब्लड वेसल्स के वॉल्स में, ये ब्लड वेसल है, इसका वॉल है, यहाँ पे एक और बेटा रिसेप्टर होता है, उसे हम बेटा V1 रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? V1 रिसेप्टर, वैसोप्रेसिन टाइप 1 रिसेप्टर। अब क्या होता है कि यहाँ की ओर नजर रखिए, यहाँ की ओर नजर रखिए, ये किडनी में ब्लड आया ना ब्लड कहाँ से आया बेटा? तो हार्ट से आया ना, ब्लड आया ना किडनी में। अब उस ब्लड में क्या था? उसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन था। वो कहाँ से रिलीज हुआ? मैं इस ब्लड की बात कर रहा हूँ। ये जो ब्लड है ये किडनीज तक पहुंचेगा ना, यही ब्लड मैं वहां दिखा रहा हूँ। अब ये जो ब्लड यहाँ से आया, इसमें ADH है ना, ADH एंटी डायूरेटिक। हाँ, अब ये ADH जब किडनीज में जाता है, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें भी रिसेप्टर्स होते हैं, V1 रिसेप्टर। ADH की वजह से ये रिसेप्टर भी बेटा एक्टिवेट हो जाते हैं और बेटा क्या करते हैं? ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में मदद करते हैं, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने में मदद करते हैं। यानी मैं यूं कहूं कि ये बेटा मदद करते हैं वैसो कंस्ट्रक्शन में, जिसकी वजह से बेटा आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। क्योंकि बेटा ADH आपके ब्लड को वैसो कंस्ट्रक्शन में मदद करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होने में मदद करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं वैसोप्रेसिन, द हार्मोन व्हिच कॉन्स्ट्रिक्ट्स योर वेसल्स, द हार्मोन व्हिच हेल्प्स इन द वैसो कंस्ट्रक्शन। क्लियर? आराम से समझाने की मैं कोशिश करूं, इसके बाद मैं आगे बढ़ूं कि डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ूं, मैं SIADH के बारे में बताऊं आपको। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है ये बेटा दो तरीके से काम करता है। एक बेटा ये यहाँ पे V2 रिसेप्टर उसको एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से एक्वाफोरिन चैनल्स मेम्ब्रेन तक पहुँचेंगी और बेटा वाटर चला जाएगा फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट इनटू द सेल्स, फिर जाके वो ब्लड में पहुँचेगा। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये बेटा V1 रिसेप्टर्स को भी बेटा एक्टिवेट करता है, जिनकी वजह से वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। और इन दो तरीकों की वजह से ये बेटा किडनीज के फंक्शन को भी रेगुलेट करता है, ये बेटा आपके ब्लड वेसल्स को भी मेंटेन करता है, यानी ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रक्शन में भी मदद करता है, यानी ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। तो वाटर को आपके बॉडी में कंजर्व करता है। वाटर को बाहर निकलना था, इसने बोला नहीं भाई बाहर नहीं निकलो, वाटर बाहर निकले उसे डायूरेसिस कहते हैं। वाटर बाहर निकले उसे डायूरेसिस कहते हैं। लेकिन उसने बाहर जाने ही नहीं दिया, बोला नहीं भाई यही रुको, बाहर नहीं जाने का, इसीलिए कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, द हार्मोन व्हिच डज नॉट अलो वाटर टू एक्सक्रीट। ये वो हार्मोन होता है जो बेटा वाटर लॉस होने से बचाए, जो बेटा वाटर को बाहर जाने ना दे। क्लियर? अब अगर डिसऑर्डर्स की बात करें तो दो ही तरीके हैं, या बेटा आपकी बॉडी कम ADH बनाएगी या आपकी बॉडी ज्यादा ADH बनाएगी, है ना? तो या ज्यादा ADH बनाएगी या कम ADH बनाएगी। अगर आपकी बॉडी ने कम ADH बनाया, यहां से ADH आ रहा है लेकिन कितना आ रहा है? कम आ रहा है। तो इसकी वजह से एक्वाफोरिन चैनल ज्यादा वहां पे शिफ्ट नहीं हो जाएंगी, जिसकी वजह से कलेक्टिंग डक्ट से, यह आपका कलेक्टिंग डक्ट है, यहां पे एक्वाफोरिन चैनल्स उतनी ज्यादा नहीं आएंगी, शिफ्ट नहीं होगी। इसका मतलब अगर ADH कम आया तो यहां से यहां कम पानी जाएगा, यानी पानी ज्यादा बाहर निकलेगा, उतना पानी यहां की ओर शिफ्ट नहीं होगा। तो अगर मेरी ओर नजर रखे, अगर यहाँ पे वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से ये जो एक्वाफोरिन चैनल्स यहाँ पे आई, शिफ्ट हुई, अगर ये बेटा कम शिफ्ट हुई और पानी ज्यादा यहाँ की ओर नहीं आ रहा है, पानी ज्यादा लॉस हो रहा है, समझ आ रही है ना बात? तो एंटी डायूरेटिक कम है, इसकी वजह से पानी लॉस हो रहा है, ज्यादा पानी हम यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर पा रहे, हम ज्यादा वाटर को कंजर्व नहीं कर पा रहे, वाटर लॉस होता जा रहा है। दिस कंडीशन इज बेटा कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस। नाम तो सुना होगा। एक डायबिटीज मिलेटस वो अलग कंडीशन है, दूसरा डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर? डायबिटीज मिलेटस वहां ब्लड में शुगर की लेवल ज्यादा, यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस यहाँ पे वाटर जो है लॉस होता जा रहा है, तो कंजर्व नहीं हो पा रहा। अब अगर ADH की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्वाफोरिन चैनल्स बनेंगी, तो बहुत ज्यादा वाटर यहाँ पे कंजर्व
उतना वाटर कंजर्व होगा जितना हमें जरूरत नहीं था। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि एडीएच आपकी बॉडी में ज्यादा है, एडीएच ज्यादा है तो ज्यादा वाटर कंजर्व होगा, इस वाली कंडीशन को बेटा हम कहते हैं सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन, SIAD, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिंथेसिस। क्लियर? तो एक आपका डायबिटीज इंसिपिडस तब होता है जब एडीएच की सिक्रीशन कम होगी, और सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन ये बेटा कब होता है जब आपके बॉडी में एडीएच की सिक्रीशन ज्यादा होती है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं